वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैदान के बारे में। और ये मैदान जो टॉपिक है यानी प्लेन्स जो टॉपिक है ये आपका टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और साथ ही साथ जो आप चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, यहाँ तक कि वनडे एग्ज़ाम एसएससी वगैरह में भी मैदानों से पूछा जाता है। ठीक, जैसे ग्रेट प्लेन मैदान, अमेजन मैदान, पम्पास कहाँ पे है। ठीक, तो इस तरह से कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज उन्हीं टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और इसमें हम लोग पूरा बात करने वाले हैं कि मैदान क्या है, मैदानों के प्रकारों के बारे में। ठीक, और मैदान कैसे निर्मित होते हैं, तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा जिससे मैदान निर्मित होते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसकी भी बात होगी, डेल्टाई मैदानों की भी बात होगी, यानी कि टोटल जो मैदान होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम घास के मैदानों का भी चर्चा करेंगे। और ये घास के जो मैदान की हम लोग बात करेंगे ये आपका मानचित्र के द्वारा आपको देखने को मिलेगा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ पे जैसे कैंटरबरी हो गया, आपका डाउन्स हो गया, ठीक, वेल्ड हो गया, ये सभी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे दे दिया कि वेल्ड, एक तो यहाँ पे लोकेशन से पूछ दिया कि वेल्ड कहाँ पे है या किस देश से संबंधित घास के मैदानों में आता है। दूसरा यहाँ पे ये पूछ देता है कि वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय है या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इस तरह से कई प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं और इस एक टॉपिक से। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बता दें कि अभी हम लोग जो पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी का बैच चल रहा है, नेट का भी बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ठीक, और भी डिटेल हम बता दे रहे हैं कोर्स के बारे में कि आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें और मिलने वाली हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर मैदान के बारे में, और इसी एक वीडियो में टोटल आपको मैदान देखने को मिल जाएगा। ठीक, और इससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो कोशिश यही किया जाएगा कि आपका इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर न जाए जो पूछे गए हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैदानों के बारे में कि ये मैप के थ्रू हमने दिखाया। यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं और इसमें सारा डिटेल आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था कि आपको नेट जेआरएफ का जो बैच है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी। जितना आपके टॉपिक में यानी सिलेबस में जितना टॉपिक है, ठीक, वो टोटल टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और आपका प्रैक्टिस सेट भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग टेलीग्राम पे भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। टेलीग्राम पे डेली आपको 50 से 60 प्रश्न जो है वहाँ पे कराए जा रहे हैं। ये भूगोल से ही संबंधित है और आप जान रहे हैं कि जल्द ही टीजीटी, पीजीटी, एलटी की वैकेंसी आ जाएगी। और एलटी का तो अधियाचन भी प्राप्त हो चुका है, बस उसमें योग्यता का थोड़ा सा मामला है और आरक्षण का भी मुद्दा है। तो इसलिए वो ज्यों ही क्लियर होता है त्यों मान के चलिए कि आपका 1 से 2 महीने यानी जो वैकेंसियाँ ये हैं आएंगी तो निश्चित ही हो सकता है 1 महीने लेट आएँ या 2 महीने लेट आएँ, लेकिन आनी तय है। इसी तरह से हायर की वैकेंसी, लेकिन हायर में थोड़ा सा भी शिक्षक और स्टूडेंट का जो रेशियो है उसका देखा जा रहा है, तो उसका भी उम्मीद है कि यानी कि मान के चलिए कि जुलाई तक कम मैक्सिमम जो मैं बात कर रहा हूँ कि जुलाई तक आपको ये वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टोटल यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। हम लोग 2 से 3 यूनिट कंप्लीट भी हो चुका है। यदि आप बाद में ज्वाइन करते हैं तो सारे यूनिट आपको मिल भी जाएंगे जो पढ़ाए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और टेस्ट भी है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने घर बैठे ही यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेस्ट का, और यहाँ पे पॉइंटर भी आपको मिल जाएंगे, व्याख्या वाले वीडियो मिल जाएंगे टेस्ट के, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेट का जो टोटल कोर्स है इसको हम लोग 12 मंथ का ये टारगेट रखा गया। हालाँकि जो अभी जून में होने वाला पेपर है तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, लेकिन आप ग्रुप में बने रहेंगे पूरे 1 साल, कम से कम 2 बार आप एग्ज़ाम यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपके लिए ये सुविधाएं रखी गई हैं कि यदि मान लीजिए कुछ लोग वर्किंग हैं, ज़्यादातर उनको समय नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अभी जो आपका जून का एग्ज़ाम है तो उसको निश्चित
निश्चित और हम लोग यहाँ पे सिलेबस कर लेंगे। अभी तक लगभग 3 से 4 यूनिट हो चुका है, फर्स्ट पेपर भी यहाँ पे चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपका ज्योग्राफी नेट का भी अवेलेबल है, और जो नेट का सिलेबस आप जानते हैं ये आपका यूपीएससी का सिलेबस है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का भी यही सिलेबस है, और टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है वो आपका किसका सिलेबस है, वो आरपीएससी जो ग्रेड 1 का एग्ज़ाम है उसका भी सिलेबस वही है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मैदानों के बारे में, फिर ये जो आपके सामने मैप दिख रहा है इसको उसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि मैदान क्या है, कैसे निर्मित होते हैं, फिर उसके बाद आप जानेंगे कि घास के मैदान क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। और ये निश्चित तौर पे यहाँ से मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न निश्चित होता है आना। यहाँ पे देखिए, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होता है, इसलिए शुरुआत का जो वीडियो होता है 2 से 4 मिनट या 1 से 2 मिनट में कुछ जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको लगेगा कि ये चीज़ें बकवास हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसकी सूचना देना। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, जो लोग मान लीजिए दोबारा से देखते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, तो आप क्या करिए कि वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया करिए, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैदानों के बारे में, कि मैदान क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि उच्चावच अलग अलग आपसे पूछे जाते हैं कि जो अलग अलग श्रेणी के उच्चावच हैं वो कौन है, और प्रश्न आपसे कई बार यूजीसी नेट में तो एक बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो मैदान क्या है, मैदान आपका ये द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। और मैदान क्या होता है कि ऊंचाई की दृष्टि से हम लोग बात करें, ठीक, ऊंचाई की दृष्टि से बात करें तो समुद्र तल से साधारणतः जी या समतल वाले जो क्षेत्र होते हैं जिनका ढाल मंद होता है उन्हें क्या बोला जाता है, मैदान कहा जाता है। और सामान्यतः अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट में लगभग 150 से 200 मीटर की ऊंचाई वाले समतल और विस्तृत स्थल खंड को मैदान की संज्ञा दी जाती है, जिसमें ढाल जो है बहुत मंद होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, जैसे ये पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये मैदान है आपका। ठीक, यहाँ जो ढाल आप देखेंगे बहुत कम ढाल देखने को मिलेगा। लेकिन यही हम लोग बात करें कि ये तो आपका हो गया एक जनरल इन्फॉर्मेशन की, इतना लगभग होता है। ठीक, और यहीं यदि स्पेशली बात किया जाए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि परंतु मिसिसिपी मैदान 462 मीटर ऊंचा है। जॉर्डन नदी घाटी व हालैंड का जो पोल्डर्स मैदान है ये समुद्र तल से नीचे हैं। तो ये क्या है, ये अपवाद हैं, एक्सेप्शन में आप मत जाइए। सामान्यतः क्या है, 150 से 200 मीटर की ऊंचाई कहाँ से, समुद्र तल से। समुद्र तल यानी कि मेन सी लेवल से जो आपका कितना है, ये 150 से लेके 200 मीटर की ऊंचाई तक जो मंद ढाल वाला क्षेत्र पाया जाता है उसे ही मैदान कहते हैं। एक्सेप्शन में आपने ये देखा कि मिसिसिपी मैदान में 462 मीटर ऊंचा मैदान है जो उसके पूर्वी भाग में है, और जो यह किसके समीप है, अपलेशियन जो पर्वत है उसके समीप जो है आपका ये है। दूसरी तरफ जॉर्डन नदी की जो घाटी है और हालैंड का पोल्डर्स मैदान, ये भी पूछा जा सकता है कि पोल्डर्स मैदान कहाँ पे है, तो क्या लगाएंगे आप, हालैंड में जो है ये आपका पोल्डर का मैदान है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मैदानों का उद्भव कैसे हुआ, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक, मैदानों के उद्भव की हम लोग बात करें तो कई प्रकार से मैदानों का उद्भव होता है, या मैदानों के प्रकार के अंतर्गत भी इसे हम लोग शामिल कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका डायस्ट्रॉफिक प्लेन या पटल विरूपणी मैदान। पहला क्या है, पटल विरूपणी मैदान। ठीक, या डायस्ट्रॉफिक प्लेन्स आप इसे कह सकते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है कि पर्वत के निर्माण के समय जो भूसन्नतियाँ होती हैं उनके किनारे पर जब बलन पड़ जाते हैं तो जो बीच का भाग क्या होता है, ये प्रभावित नहीं होता है, और यही क्या है, कभी कभी मैदानों के रूप में इसका विकास हो जाता है। और आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख सकते हैं, दिनारिक आल्प्स जो पर्वतों का मध्य भाग है, इसमें जो हंगरी का मैदान है, कौन सा मैदान, हंगरी का मैदान जो है ये इसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो पटल विरूपणी बल के कारण जो अधिमहाद्वीपीय सागर यानी ईपी कॉन्टिनेंटल जो सागर है वहाँ पे जलमग्न स्थल खंडों के उत्थान से, जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला, भूसन्नतियाँ हैं,
तो भूसन्नतियाँ क्या होती हैं, ये देखिए जब इसमें प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे खूब ज़्यादा और नीचे से जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, उसमें उत्थान बीच से हो जाता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, इस पे प्रश्न ये बनता है कि एवरेस्ट जो पर्वत है, या नेपाल की हम लोग बात करें या हिमालय पर्वत की बात करें, तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि हिमालय पर्वत में जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं वो नेपाल हिमालय में ही क्यों पाई जाती हैं। तो उसका आंसर यही है क्योंकि जो हिमालय है ये, इसकी जगह क्या था, पहले टेथिस नामक भूसन्नति थी यहाँ पे, और यहाँ पे मलबा बीच में जाएगा। तो जब ये अवसाद बीच में जाएगा और अंतर्जात बलों से यहाँ पे उत्थान होगा, तो जो ये आप जानते हैं कि जो जियोसिंक्लाइन होता है, इसका जो साइड वाले पार्ट होते हैं ये यहाँ पे क्या होता है, ये हार्ड रॉक होता है, और बीच में अवसादों के निर्माण से क्या होगा, ये सॉफ्ट रॉक होगा। जब यहाँ से प्रेशर बनेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपस में दो भूसन्नतियाँ जब टकरा जाएँ तो उसकी वजह से क्या होता है, भूसन्नतियाँ जब आपस में दो टकरा जाती हैं तो उससे ये फायदा होता है कि बीच वाला जो भूसन्नति का भाग है कभी कभी ये अपरिवर्तित होता है, अप्रभावित होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वही आपका पटल विरूपणी मैदान के रूप में देखा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए पर्वतीकरण के समय यहाँ पे दिया कि अवतलित भाग पर निक्षेपण से, जैसे भारत का जो विशाल मैदान है, यानी कि एक तरह से इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, संप्राय मैदान के अंतर्गत इसे शामिल किया जा सकता है। ठीक है, भारत का जो अरावली क्षेत्र है उसको भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। हालांकि ये जो आएगा भारत का विशाल मैदान, ये जलोढ़ मैदान या एलुवियल प्लेन कहा जाएगा। ठीक, तीसरा यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, उद्भव कैसे हुआ है, इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया तीसरे नंबर पे, दो श्रेणियों के बीच के मध्य पिंड पर वलन का प्रभाव न पड़ने पर। तो हंगरी का मैदान जो आपने देखा कि जॉर्डन नदी घाटी, हंगरी का मैदान, यानी कि ये भी आपका एक प्रकार से डायस्ट्रॉफिक प्लेन के अंतर्गत ही शामिल किया जा सकता है हंगरी का मैदान, क्योंकि ये कार्पेथियन और दिनारिक आल्प्स, इन दोनों पर्वतों के मध्य का ये भाग है जो अपरिवर्तित रहा है, जिसमें उत्थान नहीं हुआ है। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि सागर के निमज्जन के बाद उस पर निक्षेपण, जैसे भारत का जो कर्नाटक का तटीय मैदान है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सागर का निमज्जन हो गया और निमज्जन के बाद उसमें क्या हुआ, निक्षेपण हुआ, तो इसलिए जो मैदान निर्मित हुआ। पांचवा जो उद्भव का प्रकार है कि सागर के निवर्तन या पीछे हटने से, तो भारत का जो कक्ष मैदान है कैसे निर्मित हुआ है, सागर का निवर्तन हुआ, यानी कि सागर क्या हुआ, जैसे ये सपोज कि आपका यहाँ तक पहले जल इसका पहुँच रहा है, लेकिन ये क्या हुआ कि और इससे कम यहाँ तक ही ये सीमित हो गया, और ये एरिया क्या हो जाएगा, ये इसी को बोलते हैं समुद्र का निवर्तन या समुद्र का पीछे हटना। ये नहीं कि इधर आ जाए, ये समुद्र क्या है कि इसके जो तट है मग्न तट की ओर, उसका और वापस लौट जाना। तो ये आपका यहाँ तक क्या हो गया, ये जो प्लेन्स बनेंगे इसी को क्या बोला गया कि सागर के निवर्तन की वजह से जो मैदान निर्मित होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अपर्दन के कारण जो पठारी भाग हैं वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं। तो ये हो गया एक बेसिकली आपका जो मैदानों का उद्भव है। अब प्रकार की यहाँ पे बात कर लेते हैं या वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। ठीक, तो वर्गीकरण में यहाँ पे देखिए पटल विरूपणी मैदान है या डायस्ट्रॉफिक प्लेन है, जो पहले हमने बताया कि भूसन्नतियों के किनारे पर वलन पड़ने से बीच का जो भाग है क्या होता है, अप्रभावित हो जाता है, तो कभी कभी ये मैदानों के रूप में विकसित हो जाता है, जिसमें आपने उदाहरण के तौर पे हंगरी का मैदान देखा, ग्रेट प्लेन्स का जो मैदान है, ठीक, कोरोमंडल का मैदान है, भारत का जो उत्तरी सरकार तट है कोरोमंडल का मैदान, यानी कि ये देखिए आपका इंडिया हो गया। ठीक, ये आपका तमिलनाडु वाला कोरोमंडल हो गया, इधर आपका ये उत्तरी सरकार का मैदान कहा जाता है। ठीक, ये तटीय मैदान है, ये आपका क्या बोला जाता है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये आपका वेस्टर्न है, यानी ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये यहाँ तक जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तो भारत के भूगोल में और डिटेल आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये हो गया पटल विरूपणी मैदान, पहला प्रकार। दूसरा है आपका अपर्दनात्मक मैदान। दूसरा कौन सा है, अपर्दनात्मक मैदान या इरोजनल प्लेन। तो इरोजनल प्लेन किसकी वजह से होता है, यहाँ पे देखिए नदी द्वारा निर्मित, हिम द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित कास्ट स्थलाकृतियाँ। तो ये विभिन्न प्रकार की जो, तो इसमें सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि नदी द्वारा निर्मित।
तो नदी द्वारा निर्मित आपका इसमें संप्राय मैदान भी इसके अंतर्गत आ जाता है, जिसे आप कहेंगे पेनी प्लेन कह सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त होती हैं, अब कहेंगे कि आप आधार तल क्या होता है, तो आधार तल ये होता है कि जहाँ तक नदियाँ अधिकतम अपरदन कर सकें। जैसे आप जनरली ये समझ सकते हैं कि जो मीन सी लेवल है वही आधार तल के अंतर्गत शामिल हो सकता है जनरली, सामान्यतः। ठीक, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जैसे नदी मान लीजिए कोई जा रही है तो इसकी गहराई इतनी है, तो जो इसकी गहराई है वही क्या होगा, उसका आधार तल होगा, यानी कि उससे ज़्यादा वो गहराई में अपरदन नहीं कर सकी, तो इसलिए उसका जो आधार तल है वो क्या है, वो यही है। तो नदी का जो आधार तल होगा वो ये होगा, जहाँ तक वो अधिकतम कटाव कर पाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं इंसेल वर्ग रूप में कोई चट्टानें कठोर खड़ी हुई दिखती हैं, तो इसे पेनी प्लेन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। जैसे भारत का अरावली जो क्षेत्र है वो भी एक प्रकार से पेनी प्लेन के अंतर्गत आ जाएगा, जो नदियों के अपरदन क्रिया के द्वारा जो है निर्मित हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि अरावली जो पर्वत है तो ये क्या है, उत्थान के, अब आपसे प्रश्न यहाँ पे आता है कि अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है। ठीक, ये सही है, विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत आपका अरावली है, जिसमें प्रॉपर उत्थान हो रहा था, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है इसकी, ये अवशिष्ट रूप में विद्यमान है। क्या है ये, अवशिष्ट रूप में वर्तमान में विद्यमान है। तो आपने ये देखा कि अपरदनात्मक मैदान में नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान भी हो गया। तो जलोढ़ मैदान यानी कि जो नदियों का जो जमाव होता है उनके द्वारा अवसाद जो लाए जाते हैं। ठीक, तो ये जलोढ़ का मैदान हो गया। तो ये आप सब लोग जानते हैं, जलोढ़ में 2 प्रकार के होते हैं आपका, खादर और बांगर। तो उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप बात कर लेते हैं कि हिमानी द्वारा निर्मित मैदान। तो हिमानी में क्या होता है, ग्लेशियल प्लेन में क्या होता है कि इसमें जब हिमानी अपरदन करके जो उच्च भाग होते हैं हिमानी का, उसको क्या करता है, वो घिस कर समतल कर देता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए है पहाड़ या पर्वत जो भी है इस तरह से, तो यहाँ से हिमानी के बड़े बड़े खंड आते हैं और ये इसको घिस के क्या करेंगे, समतल कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हिमानी द्वारा निर्मित मैदान हो गया। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कनाडा, USA, फिनलैंड, स्वीडन, यहाँ पे जो मैदानी भाग हैं कई जो ठंडे प्रदेशों में, उसका वो किस कारण से उत्पत्ति हुई, उसकी ग्लेशियल प्लेन्स ही वो कहे जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद जो आपका आ जाता है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट इसमें पवन द्वारा निर्मित। तो पवन द्वारा जो निर्मित मैदान है वो आप समझ सकते हैं लोयस का जो मैदान है, तो लोयस का जो मैदान है ये पवन द्वारा निर्मित मैदान ही है। ठीक, तो इसमें क्या होता था कि पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए जो बालू रेत हैं आदि का निक्षेपण कर दिया जाए। तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक दिख रहा होगा या, तो उसके लिए जो है, अब पड़ोस में जो है शायद बारात वगैरह जा रही है, तो उसके लिए अब किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पवन की हम लोग बात कर रहे थे। तो पवन में आपका कौन सा मैदान आ गया, लोयस का मैदान हो गया। और जो ये कहाँ पे आपका पवन वाला, उत्तरी चीन, कहाँ पे है, उत्तरी चीन हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो मैदान है, ये सभी क्या है, पवन द्वारा निर्मित है। इसमें आप लावा का निर्मित मैदान भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, कि इसमें पवन द्वारा नहीं रहेगा, वो अलग से जो है यहाँ पे कास्ट स्थलाकृति आपने देखा है। ठीक, तो ये आपका जो है पवन द्वारा निर्मित मैदान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग किस में देख रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपका अपरदनात्मक मैदानों के अंतर्गत की बात चल रही है। तो जब लोयस क्या है, लोयस निक्षेपण द्वारा है। ठीक, लोयस क्या है, ये पवन द्वारा निक्षेपण। तो इसमें देखिए मैदानों के वर्गीकरण में अपरदनात्मक और डिपोजिशनल दोनों प्रकार के लैंडफॉर्म की बात की गई है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कहीं थोड़ा सा ढालू है या इस तरह से, तो पवन द्वारा इसको उड़ा कर ले जाया गया बालू यहाँ से, या घर्षण की वजह से पवन द्वारा जो निर्मित किए गए, तो इससे भी छोटे छोटे प्लेन्स बन जाते हैं। लेकिन जो निक्षेपण से बनता है वो सबसे बड़ा कौन सा है, आपका लोयस के मैदान वगैरह ही बनते हैं। ठीक, तो ये अपरदनात्मक निक्षेपात्मक दोनों आपको वहाँ पे अलग करना। अभी हमने दोनों को मिक्सअप करके यहाँ पे बताया है। तो निक्षेपण में जैसे आपका गंगा का मैदान हो गया, मिसिसिपी का मैदान हो गया, यांगटीसिकियांग का मैदान हो गया, तो ये सभी निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान है। और हिम से आपने देखा कि हिम से जब अपरदन होता है उच्च पर्वतीय भागों में, तो क्या होगा, वो समतल हो जाएगा। तो अपरदनात्मक में आपका हिम वाला आ गया।
काष्ठ स्थलाकृतियों की हम लोग बात करें तो काष्ठ स्थलाकृतियों में जो जल है, जो चट्टानी क्षेत्र है, चूना पत्थर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या होता है ये, वहाँ पे होता ये है कि इनकी घुलनशीलता या अपर्दन की वजह से संपूर्ण जो भूभाग है वो समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, तो वो काष्ठ मैदान कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप यूगोस्लाविया में जो एड्रियाटिक सी है उसके समीप का जो काष्ठ का मैदान है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए, तो ये हो गया टोटल मैदानों के प्रकारों की हम लोग बात कर लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैदान है कौन से अपर्दन के द्वारा निर्मित मैदान हैं। ये तो बेसिकली शुरुआत में हमने आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक दे दिया। अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि कौन सा अपर्दनात्मक है, कौन सा निक्षेपात्मक है। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा टाइप था ना, इसमें नदी द्वारा कौन सा निर्मित होता है, तो पेनी प्लेन आपका हो गया, जो डेविस ने बताया था कि लास्ट में निर्मित होता है। मोनार्डनाक यूएसए में भी नदी द्वारा निर्मित है, ये अपर्दनात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल होते हैं। हिम द्वारा अपर्दित जो हिम घर्षित मैदान है। पवन द्वारा निर्मित, तो पवन द्वारा कौन सा यहाँ पे मैदान आपका आ जाएगा, यांत्रिक अपक्षय के कारण पवन द्वारा निर्मित जो मैदान, इसमें देखिए रेग है, शेरीर है, हमादा है। पेडीमेंट जो पेडी प्लेन है, पेडी प्लेन किसने दिया है, एलसी किंग ने दिया है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है पवन द्वारा अपर्दित। ठीक, कास्ट में अपर्दित मैदान जैसे चित्रकूट, रामगढ़ या फ्लोरिडा, यूगोस्लाविया, हमने बताया कि एड्रियाटिक सी के समीप जो मैदान है, तो इसमें होता ये है कि जो चूना पत्थर वाली चट्टानें, इसमें भूमिगत जल की वजह से क्या होता है, ये घुल जाती हैं। घुलने की वजह से क्या होता है, अपर्दन हो जाता है। अपर्दन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे मैदानों का निर्माण हो जाता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका कास्ट का मैदान। अब हम लोग किस पे आ जाते हैं, अपर्दन के बाद आपका आ गया निक्षेपित मैदान। तो निक्षेपों से कैसे निर्मित होता है मैदान, तो ये भी आप समझ लीजिए यहाँ पे कि देखिए नदी द्वारा निक्षेप से कैसे, तो आपका जो जलोढ़ का मैदान हमने बात किया था कि निक्षेप के द्वारा, यानी कि जो अवसाद लाए गए उनके जमाव से क्या हो गया, जलोढ़ का मैदान बनता है। तो उसमें आपका हमने बताया कि खादर और बांगर दो चीज़ें आपने पढ़ा होगा, खादर, बांगर और भाबर तराई क्षेत्र, ये सभी आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो इसमें आपका देखिए क्या क्या है, गिरिपद जलोढ़ मैदान। तो गिरिपद जलोढ़ मैदान में देखिए आपका जलोढ़ पंख है, भाबर और तराई का मैदान है। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। डेल्टा मैदान की बात करें तो डेल्टा मैदान में भी दो टाइप होते हैं। एक आपका ऊंचे भाग में, तो जो डेल्टा मैदान का ऊंचा वाला पार्ट है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद जो आपका नीचा 4 पार्ट नहीं, 2 पार्ट इसके हैं देखिए डेल्टा मैदानों के, एक आपका ऊंचा भाग और दूसरा नीचा भाग। तो ऊंचे भाग को चर बोला जाता है, जो 4 लिखा है ये आपका हो जाएगा चर। ठीक, और जो नीचा भाग है उसको क्या बोला जाता है, उसे बंगाल में बील कहते हैं। क्या बोला जाता है, बील कहते हैं। आपने ये देखा होगा कि जो असम है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहाँ पे बोला जाता है बहुत ढेर सारे बील हैं, यानी कि जो निचला क्षेत्र है जिसमें जल भर जाता है तो छोटे छोटे झीलों का रूप ले लेते हैं। ठीक, तो ये आपका जो डेल्टाई प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मैदान है उसमें कुछ ऊंचे भाग होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। जो ऊंचे भाग होते हैं उन्हें क्या बोला, उन्हें चर बोला जाता है। जो ऊंचे होते हैं उन्हें चर बोला जाता है, जो नीचे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बील बोला जाता है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो यहाँ पे ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है बाढ़ का मैदान। तो बाढ़ के मैदान में आपने 2 देखा, खादर मैदान और बांगर मैदान। खादर मैदान में आपने ये देखा कि जैसे मान लीजिए ये नदी है, इसमें बाढ़ जो आता है यहाँ तक पहुँच पाता है। ठीक, तो पहले बाढ़ यहाँ तक पहुँच पाता था, अब बाढ़ यहीं तक पहुँच पाता है। तो यहाँ तक की जो मिट्टी है इसको बोला जाएगा खादर का मैदान। और जो यहाँ वाली मिट्टी है जो पहले बाढ़ यहाँ तक पहुँच पाती थी अब नहीं पहुँच पाती है, तो ये आपका बांगर मैदानों के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, बेसिकली बहुत आसानी तरह से ये आप समझ गए होंगे। क्लियर हुआ। आगे हम लोग आ जाते हैं, जैसे विभिन्न नदी डेल्टाओं से निर्मित मैदान है, ये इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। अब हिम निक्षेपों से निर्मित जो मैदान है उसकी हम लोग बात कर लें। देखिए यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात करें, निक्षेपित मैदान की। अपर्दित आपने देख लिया, अब निक्षेपित देखते हैं। निक्षेपित देखिए हिम निक्षेपों से, हिम अपर्दन से आपने देखा कि जो ऊंचे वाले भाग होते हैं, ऊंचाई वाले, यहाँ पे हिम के बड़े बड़े शिलाखंड आते हैं और टूटते हैं, इनके घर्षण से वहाँ पे क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। जबकि निक्षेपों में क्या होता है, निक्षेपों में जैसे हिमोड़ का जो मैदान हो गया, यानी कि जो हिम नदियाँ बहती हैं, तो
तो इसमें क्या है, मान लीजिए 2 यहाँ पे इस तरह से आ रही हैं और ऐसे अलग अलग, तो यहाँ पे जो मैदान निर्मित होगा ये हिमोड़ वाला हो जाएगा। या इसे जो नदी वाले में आपने पढ़ा होगा कि इसे क्या बोला जाता है, इसे मोरेन भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका हिमोड़ हो गया। हिमनद अवक्षेप मैदान, जैसे रेत, बजरी, मृतिका से निर्मित जो मैदान है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पवन द्वारा निर्मित। तो शुरुआत में हमने बताया कि लोयस का मैदान। अगला जो निक्षेपित मैदान है वो है लावा निर्मित मैदान। ठीक, तो ये जो लावा निर्मित मैदान होते हैं, ये ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला जो लावा है उसके निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे क्या देख सकते हैं, दक्कन का जो पठार है आपका लावा निर्मित है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप का जो लावा मैदान है ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिकली आपका दिया गया है कि विश्व के कुछ प्रमुख मैदानों के बारे में, जिसको आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ग्रेट प्लेन्स का जो मैदान है कहाँ पे है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेजन का मैदान आप जान रहे हैं दक्षिण अमेरिका में है। तो यहाँ पे आप इस तरह से देखिए, जब आप पढ़ा करिए तो कोशिश ये करिए कि मैप बना लीजिए। मैप में जो है आपके पास मैप होना चाहिए, आउटलाइन मैप होना चाहिए। आउटलाइन मैप में आप क्या करिए, इसको ड्रा करते चलिए। ठीक, और आसानी से ये चीज़ें आपका एक बार 2 बार आप मैप में ड्रा कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ग्रेट प्लेन्स का जो मैदान है ये देखिए आपका डायरेक्ट प्रश्न कई बार यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। ग्रेट प्लेन्स का मैदान कहाँ पे है, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कनाडा यूएसए में पाया जाता है। अमेजन का मैदान दक्षिण अमेरिका में आप जानते ही हैं। अमेजन बेसिन जो अमेजन नदी है उसके मैदान को। पंपास का मैदान भी आपका दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण साइबेरिया का जो मैदान है ये आपका यूरोप और एशिया दोनों में आ जाता है। यूरोप का जो बड़ा मैदान है, ठीक, यानी ये डायरेक्ट दे देगा तो आप नील नदी का मैदान आपका मिस्र में आप जानते हैं। सहारा का जो मैदान है ये अफ्रीका में है, ये भी आप जान रहे हैं। और उत्तरी बृहत मैदान भारत का हो गया। सिंधु का मैदान भारत और पाकिस्तान दोनों में आ जाता है। अरब का जो मैदान है ये सऊदी अरेबिया। चीन का आपका चीन में ही है। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में। पैटागोनिया, देखिए जो देश के नाम से मैदान वो तो डायरेक्ट आप लगा लेंगे, लेकिन जैसे पैटागोनिया दिया है तो कहाँ पे आपका ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपसे कि जो घास के मैदान हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि घास के मैदानों के अंतर्गत क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है, जो एक ये संकेत बनाए गए हैं कि इस तरह से जो दिखाया गया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, उष्णकटिबंधीय मैदानों का संकेत है। और ये क्या है, ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों का संकेत है, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और इस तरह से जो आपका केवल प्लेन में दिखाया गया है। टुंड्रा, तो टुंड्रा आप जानते हैं जो उच्च अक्षांशों वाले साइबेरिया वगैरह वाला जो क्षेत्र है ये टुंड्रा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया गया है कि टुंड्रा वनस्पति सीमित मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति, इसमें कौन सा, लाइकेन और काई इसमें पाई जाती है। और ये आप जानते हैं कि टुंड्रा में जो है बर्फ़ जब जमा होता है, जब बर्फ़ पिघल जाता है तभी यहाँ पे वनस्पतियाँ उगाती हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती हैं। इसके पहले यहाँ पे बर्फ़ का फिर से पुनः जमाव हो जाता है और इसकी वजह से वो वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि कौन सा मैदान कहाँ पे और वो किस नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपका ये पूरा मैप ताकि शो हो जाए। तो अब यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं और इसको आपने ये देखा कि ये कौन सा उष्णकटिबंधीय मैदानों को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा मैदान हो गया, ये सवाना का मैदान है। तो सवाना का मैदान कैसा है, यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और यहीं देखिए सिल्वा, अमेजन बेसिन का उष्णकटिबंधीय मैदान जो सिल्वा है। यहाँ पे देखिए कंपोज क्या है, ये ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय मैदान। आप इसको एक इस तरह से जैसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक तरफ लिखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरी तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इस तरह से आप लिख करके यहाँ पे नोट करिए। पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये आपका 0 डिग्री वाला हो गया। ठीक, कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय आप लिखिए। तो उष्णकटिबंधीय में कौन सा हो गया, सिल्वा हो गया। दक्षिण अमेरिका आप यहाँ पे जैसे दक्षिण अमेरिका लिख लीजिए, यहाँ कोष्टक में लिख लीजिए कौन सा। सबसे पहला आपका यहाँ पे हो गया सिल्वा या सिल्वास।
उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो अमेजन बेसिन में है। दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए लानोज, यहाँ पे ऊपर है ना लानोज, ये भी क्या है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। फिर यहाँ पे आपका कंपोज है, ये भी क्या है ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक, और लानोज कहाँ पे वेनेजुएला में। ठीक, तो ये आप जैसे महाद्वीपों का अलग अलग करेंगे तो वहाँ पे बहुत आसानी से इसको लिख पाएंगे आप। उसके बाद देखिए यहीं पे उष्णकटिबंधीय एक आपका कौन सा है ग्रान चाको है, ये आपका अर्जेंटीना पराग्वे का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब इसी में आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो आपने 2 कॉलम बनाया होगा, एक में आप शीतोष्णकटिबंधीय में यहाँ पे लिख लीजिए पंपास, अर्जेंटीना का जो पंपास है दक्षिण अमेरिका का ही है, और ये भी क्या है ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब उत्तरी अमेरिका की हम लोग बात कर लें तो उत्तरी अमेरिका का जो पूरा एरिया है वो प्रेरीज के रीजन में आ जाता है। इसमें आपका ये क्या है आपका ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी कि ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड के अंतर्गत आएगा, और ये आपका जो है ये ट्रॉपिकल के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा लानोज ट्रॉपिकल में आ जाएगा, सिल्वास है, ग्रान चाको है और कंपास है या कंपोज भी इसे कहते हैं। ठीक, अब आप आ जाइए अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपके पास है एक समाना है। समाना क्या है ये आपका समाना पूर्वी अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बहुत बार पूछा गया प्रश्न आपसे, इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समाना का हो गया, और सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया बेल्ट कहाँ पे है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि समाना क्या है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। समाना क्या है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, जब आप मैपिंग करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हंगरी है, हंगरी में ये आपका पुस्टाज, तो हंगरी में कौन सा है पुस्टाज है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेपीज जो है ये आपका मध्य एशिया का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पे आपका है मंचूरिया, ये भी आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है मंचूरिया, और ये मंगोलिया में ही है, मंगोलिया और चीन की सीमा पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मंगोलिया ऊपर पार्ट हो गया, नीचे आपका चीन है। और इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है ये आपका डाउन्स कहा जाएगा। तो ये क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ से आपको एक चीज़ें नोटिस आपने किया होगा यदि, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से ये समझ पाएंगे कि कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय कौन सा उष्णकटिबंधीय है। यदि आपको देशों के लोकेशन पता है तो भी आप पता कर सकते हैं कैसे। अब देखिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, तो आप जानते हैं कि ये आपका कौन सा 30 डिग्री मकर हो गया, ये आपका 30 डिग्री 23.5 के अंतर्गत वैसे आएंगे। तो कर्क रेखा कहाँ पे, ये देखिए आपका कर्क रेखा ये है 23.5 यहाँ पे हो गया, और ये मकर आपका एग्जैक्ट जो लोकेशन हम बता रहे हैं। तो बेसिकली 30 हमने इसलिए बोला कि जनरली यहाँ पे आप देख सकते हैं मकर रेखा है 23.5 डिग्री, ये दक्षिणी अक्षांश है, और कर्क क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक, इनका कलर जो है ये चेंज कर लिया जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा, ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो मैदान पाए गए हैं वो मैदान कौन से हैं, वो उष्णकटिबंधीय मैदान हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल वाला बेल्ट इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से मैदान हैं जो कर्क और मकर के बीच हैं और उष्णकटिबंधीय हैं। इसके बाहर देखिए कोई भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये आपका हो गया बिल्ड, ये है डाउन जो 30 डिग्री पे है लेकिन मकर के बाहर है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ये हो गया लानोज, सिल्वास, ठीक, लानोज हो गया, सिल्वास हो गया, और यहाँ पे आपका कौन सा है, ये समाना है, ठीक, ये आपका कंपोज है। यहीं पे आप एग्जैक्ट देखिए एकदम मकर रेखा पे स्थित है आपका ग्रान चाको, ये भी आपका क्या है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपने क्लियर किया होगा। एक और यहाँ पे देखिए छूट रहा था आपका न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी, ठीक,
कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में आपका यहाँ पे देखिए कैंटरबरी है। और ये भी क्या है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसे शीतोष्ण घास का स्थल है, क्योंकि ये आपका मकर रेखा के बाहर है और कर्क रेखा के बीच में ये दोनों नहीं आते हैं। तो यहाँ से आप बहुत स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर लिए होंगे कि कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो आपसे मान लीजिए लिखने के लिए भी दे कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वे मैदान होते हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं, और उससे बाहर वाले आपके शीतोष्ण कटिबंधीय हो गए जो आपका यहाँ पे देखिए 30 से 60 के बीच जो पाए गए हैं, ये आपके इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय। तो आप जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय बेल्ट भी आप समझते हैं ना, जब आपने ये पूरा पढ़ा होगा, जो पेटियां हैं, ठीक, तो पेटियों में आपने देखा होगा यहाँ पे ये आपका उष्ण कटिबंधीय पेटी, इसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय हो गई, और सबसे ऊपर आपका ये शीत कटिबंधीय हो जाता है, ठीक। तो वही आपका यहाँ पे ये चीज़ें डिसाइड करता है। तो उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिवीजन यहाँ पे आपका करा दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा है मैदानों के बारे में। सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि मैदान क्या है। तो आपने ये देखा कि मैदान जो है ये साधारण ऊंचाई वाले समतल क्षेत्र होते हैं जिनका ढालमंद होता है। इनकी सामान्यतः ऊंचाई लगभग 150 से 200 मीटर होती है, ठीक। उसके बाद आपने देखा कि मैदानों का उद्भव पटल विरूपणी पर्वतीकरण, दो श्रेणियों के बीच जो मीडियन मास होता है, मध्यपिंड होता है, उस पर कोई प्रभाव न पड़ने की वजह से हंगरी का जैसे मैदान हो गया, ठीक। निमज्जन की वजह से, सागर निवर्तन की वजह से निर्मित मैदान, ये सभी आपने देखा। फिर उसके बाद आपने देखा कि इसके द्वारा निर्मित मैदान यानी मैदानों के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं। तो आपने पहला पढ़ा कि पटल विरूपणी मैदान, दूसरा आपने पढ़ा कि अपर्दित मैदान। तो अपर्दित के अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा, नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, पवन द्वारा, सागरी निक्षेपों द्वारा, सागरी लहरों द्वारा। उसके बाद आपने पढ़ा निक्षेपित मैदान। तो निक्षेपित में आपने देखा कि नदी द्वारा निर्मित निक्षेपित मैदान, लावा मैदान, पवन द्वारा निर्मित और हिमानी द्वारा निर्मित, और सभी का आपने अलग अलग डिटेल यहाँ पे देखा, ठीक। नदी द्वारा निर्मित जो आपने डेल्टा पढ़ा, तो डेल्टा का आपने 2 भाग पढ़ा। डेल्टा का जो ऊंचा भाग होता है उसे चर कहते हैं, जो लोअर पार्ट होता है डेल्टा का उसे बील कहते हैं, क्लियर। उसके बाद आपने विश्व के प्रमुख मैदानों के बारे में देखा। ग्रेट प्लेन के बारे में आपने देखा कि कनाडा यूएसए में है। अमेजन मैदान देखा आपने, दक्षिण अमेरिका में है। पंपास आपने देखा, पंपास आपका दक्षिण अमेरिका का है। साइबेरिया देखा आपने, यूरोप और एशिया दोनों में आता है वो, ठीक। पैटागोनिया का आपने मैदान देखा, तो पैटागोनिया का पठार आपका दक्षिण अमेरिका में है, तो पैटागोनिया का मैदान भी दक्षिण अमेरिका में होगा। उसके बाद आपने देखा कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो मानचित्रों के द्वारा आपने समझा कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय है और कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसमें हमने आपको पुनः बताया कि लानोज, सिल्वास, ग्रांड चाको, कंपोज, ठीक, ये सभी क्या हैं, ये आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जबकि पंपास आपका अर्जेंटीना का जो पंपास है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरी है ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और आपका जो स्टेपी है ये भी आपका मध्य एशिया का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, याद रखिएगा। जबकि सवाना आपका क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहीं पुस्तात जो हंगरी का है ये भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, क्योंकि ये लगभग 45-40 डिग्री अक्षांशों पे है, जो कर्क रेखा के ऊपर ही है, ठीक। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, ये 23.5 डिग्री से अधिक ही पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए डाउन्स क्या है, डाउन्स भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। बिल्ड क्या है, बिल्ड भी शीतोष्ण कटिबंधीय। तो सबसे ज़्यादा जो पूछे गए प्रश्न आपसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों से पूछे गए हैं। डाउन से पूछा गया है, बिल्ड से पूछा गया, पुस्टास से पूछा गया है। लेकिन जब टफ प्रश्न बनाएगा, पंपास आपका बनाया, प्रेरी, स्टेपीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। लानोस, सिल्वास, ग्रांड चाको, ठीक, ये सभी आप याद रखिएगा। और कई बार आपसे पूछा गया। मंचूरिया भी याद रखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि इस पर कोई डाउट हो, आपको लगता है कि किसी प्रश्न पे हमने कोई बात नहीं की या आपको कोई टॉपिक छूट रहा है, तो आप इसमें बता सकते हैं। और अब तक हम लोगों ने जो टीजीटी पीजीटी में कर लिया है उस टॉपिक पे भी हम लोग बात कर लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी में क्या क्या चीज़ें हमने कर लिया है। थॉट का जो पोर्शन है वो हो चुका है, यूनिट 1। यूनिट 2 में जो स्थल मंडल यानी जियोमॉर्फोलॉजी है वो भी आपका हो चुका है। यूनिट 3 में आपका जो
क्लाइमेटोलॉजी या वायुमंडल है, ये भी आपका हो चुका है। उसी के अंतर्गत हम लोग मैदान पढ़ रहे थे। मैदान आपका जियोमॉर्फोलॉजी का ये छूटा था एक टॉपिक, और अभी उसमें से 1-2 टॉपिक और बचे हैं जो छूट गए थे बीच में, तो उसको आप लोगों को ये कराना चाहिए। 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। इस पे देखिए आपका प्रैक्टिस भी हो चुका है, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए केवल वायुमंडल पे पूछे गए अब तक के प्रश्न थे, वो भी अलग से कराया गया है प्रीवियस ईयर का, और इस पे अलग से प्रैक्टिस सेट भी हुए हैं। थॉट के भी आपके प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं जो भौगोलिक संकल्पना विषय क्षेत्र है। तो ये पूरा सिलेबस आपका एलटी में भी है, टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, ठीक। और नेट बैच में हम लोगों ने जो किया है उसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया है, उसका प्रीवियस ईयर पूरा हो गया है। साथ ही साथ वहाँ पे अलग से आप लोगों को टेस्ट भी कराए गए हैं। यूनिट 1 का जो आपका पेपर 1 है उसका भी हुआ है, शिक्षण पे आधारित टेस्ट भी हो चुके हैं। अभी उसमें कुछ थ्योरीज करानी बाकी हैं, जैसे स्किनर की थ्योरी हो गई, ठीक, ब्लूमबर्ग की हो गई, इन सब का अभी थ्योरी करानी बाकी है। हालांकि सिलेबस में तो नहीं दिया, लेकिन आपसे प्रश्न कई बार यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये है टोटल डिटेल आप लोगों का जो मैदानों के बारे में आपने देखा। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारा वीडियो पसंद आएगा, तो अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। यदि आप केवल टेस्ट लेना चाहते हैं तो टेस्ट का भी यहाँ पे आपको उपलब्ध है, और टेस्ट का भी आपको यहाँ पे डिटेल में जैसे यूनिट वाइज भी टेस्ट कराए गए हैं और कंबाइंड टेस्ट भी हैं। तो जो टोटल कोर्स है, कोर्स में आपका 160 टेस्ट भी अवेलेबल है और पूरी थ्योरी भी है, ठीक। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।